हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स की हमारी पहली वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। चैप्टर का जो नाम है वो है थर्मोडायनेमिक्स और ये अपने आप में ही दो शब्द को मिला के बना है। सबसे पहले थर्मो और उसके बाद डायनेमिक्स। थर्मो का यहाँ पे जो मतलब है वो है हीट या फिर एनर्जी और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो या फिर मोशन। तो हमें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, हमें हीट या फिर एनर्जी का फ्लो स्टडी करना है या फिर हीट या फिर एनर्जी का मोशन हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स की कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, कहाँ पे इसको हम स्टडी करते हैं। देखो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये अलग तीनों एक अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स भी जो है वो एक अलग ब्रांच होती है। किसकी बेटा? साइंस की। ये आपके पास कोई एक टॉपिक नहीं है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आता है। ये एक अलग सेपरेट ब्रांच होती है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स भी एक साइंस की ब्रांच होती है। अच्छा, ये एक ब्रांच है, लेकिन पढ़ते कहाँ पे इसको? देखो बेटा, ऐसा बोलते हैं कि जो जितनी भी इंजीनियरिंग होती है, उन सभी इंजीनियरिंग की जो मदर होती है वो होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मदर जो है वो है अपने आप आपकी थर्मोडायनेमिक्स। देखो, जितनी भी इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें सबसे बेसिक रहती है। जितनी भी आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग ले लो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ले लो एंड सो ऑन, जो मर्जी आप ले लो, लेकिन इन सब की मदर कौन है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मदर है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 साल आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के ही अलग अलग पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये आपको मैंने दूसरी बात बता दी। तो सुनना, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, एनीथिंग टेक्स प्लेस और नॉट टेक्स प्लेस इन नेचर इज ओनली बिकॉज ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है। ये बोलता है नेचर में कुछ भी होता है, नेचर में कुछ भी होता है या फिर नेचर में कुछ नहीं हो रहा होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो एनर्जी की वजह से होता है। मेरी बात समझ में आएगी? कुछ हो रहा है चाहे कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है बेटा? एनर्जी ही इसका रीजन है। इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो सुनना, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है? एनर्जी, एनर्जी का चेंज पढ़ना है। समझ में आ गई मेरी बात? क्या पढ़ना है हमने? एनर्जी का चेंज पढ़ना है। लेकिन कहाँ पे बेटा? ये हमने पढ़ना है बेटा फिजिकल प्रोसेस में और हमने पढ़ना है बेटा केमिकल प्रोसेस में। मेरी बात समझ में आएगी? हमने क्या पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में? एनर्जी का चेंज पढ़ना है। और कहाँ पे पढ़ना है? एक फिजिकल प्रोसेस में पढ़ना है और एक बेटा केमिकल प्रोसेस में पढ़ना है। इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कस अबाउट द एनर्जी फ्लो या फिर एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में। एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में क्या? जैसे मान लो अभी मैं इस चीज को क्या बोलूंगा? मैं इस चीज को बोलूंगा सिस्टम और बाहर को क्या बोलूंगा बेटा? सराउंडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी गई या फिर सिस्टम से सराउंडिंग को एनर्जी गई। इस एक्सचेंज के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो एनर्जी का फ्लो अगर बेटा फिजिकल प्रोसेस में होता है, जैसे कि कंडेंसेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, वुड की कटिंग, आपने लकड़ी रखी थी और आप उसको काट रहे हो, उसमें जो एनर्जी का एक्सचेंज आया उसको आप कहाँ पे पढ़ेंगे बेटा? फिजिक्स में। जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस में एनर्जी का आना और जाना होता है उसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन जो एनर्जी का फ्लो होता है केमिकल प्रोसेस में, जैसे कि कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, एसिड और बेस रिएक्शन में क्या होता है? हीट का आना जाना होता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट भी बनता है और वाटर भी बनता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन आपने देखा होगा ये एक्सोथर्मिक होती है, तो यहाँ पे भी हीट का आना जाना होता है। तो उसको आप कहाँ पे पढ़ते हो? उसको पढ़ते हो आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। तो अब हमें आने वाले इस चैप्टर में हमें क्या फिजिकल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमें तो केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी का आना जाना हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गई? तो अगला चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स नहीं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखो, जैसे कि नाम ही बता रहा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स इन एक केमिकल रिएक्शन। जैसे कि रिएक्टेंट है और ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें जो हीट या फिर एनर्जी का फ्लो आप पढ़ने वाले हो, जिसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, उसी को कहते हैं बेटा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये वो ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स की, क्योंकि मैंने बोला ये अपने आप में ही एक साइंस की एक अलग सब्जेक्ट है। तो थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी सारे ब्रांच है, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और भी इंजीनियरिंग वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो ये बेटा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है, जहाँ पे आप स्टडी ऑफ एनर्जी का चेंज पढ़ते हो। लेकिन कहाँ पे बेटा? केमिकल प्रोसेस में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का आना जाना अगर आप पढ़ते हो, तो उसको पढ़ रहे हो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंडर। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के क्या क्या हमें एडवांटेजेस यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो वो चेक कर लेते हैं। तो सुनना, एडवांटेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला एडवांटेज हमें जो मिलने वाला है, हमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के बारे में पता चलेगा कि जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, और थर्ड लॉ क्या होता है। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे पता लगने वाली है, वो है अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है? इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट वेदर ए गिवन केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। तो ये हमें ये पता करने में हेल्प करेगी कि रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। इसी चीज को हम आगे जाके क्या पढ़ने वाले हैं? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनिटी हमें क्या बताएगा कि रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, और इसको हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। दूसरा जो तीसरी चीज जो हमारे पास ये बताने वाली है, वो है इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एनर्जी चेंजेस। जैसे कि बेटा यहाँ पे एक कोई बीकर है, तो यहाँ सराउंडिंग से इसको एनर्जी आ रही है या फिर इससे सराउंडिंग को एनर्जी जा रही है, तो हमें एनर्जी के चेंज के बारे में पता चलने वाला है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में चेंज यहाँ पे करना सीखेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के एडवांटेजेस तो देख लिए हैं, क्या क्या हमें बताता है, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या नहीं बताता है। सबसे पहली बात जो थर्मोडायनेमिक्स डील करता है, वो बेटा, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे उसका टेम्परेचर पढ़ रहे हो, चाहे उसकी वॉल्यूम पढ़ रहे हो, चाहे उसका प्रेशर पढ़ रहे हो, तो वो कभी भी एक एटम के बारे में नहीं बताएगा। वो किसके बारे में बताएगा बेटा? वो बताएगा ग्रुप ऑफ एटम के बारे में। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब ये कभी भी माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की स्टडी नहीं करते। ये पूरे बल्क की बात करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये हमें मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में डील करवाता है। जैसे कि सुनना, यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखी है? थर्मोडायनेमिक्स डील विद द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। किसी भी चीज़ की टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम ऑफ मैटर इन बल्क के बारे में बात करता है। बल्क का क्या मतलब है? मैक्रोस्कोपिक चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बात करता है, ठीक है। बट डोंट टेल अस एनीथिंग अबाउट द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। देखो, बल्क की बात करता है, लेकिन एक एटम के बारे में चीज़ें नहीं बताता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। इसको दूसरी वे में कैसे लिखा है कि थर्मोडायनेमिक्स डील विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये आपका पूरे बल्क में बात करता है, माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में डील नहीं करता है। दूसरा इसका ड्रॉबैक जो है, वो आपका क्या होता है कि इट टेल अस वेदर ए केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। मतलब ये आपकी अगर रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसके स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा। स्पॉन्टेनिटी के बारे में, स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब है? रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन ये इस रिएक्शन के बारे में क्या नहीं बताएगा? ये इस रिएक्शन की स्पीड या फिर रेट के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ये रिएक्शन कितनी देर में हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है, तो उस रिएक्शन के बारे में ये कुछ भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बट डोंट टेल अस एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, इस चीज़ को बताने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। आपके पास क्या होता है कि एक जो डायमंड होता है, डायमंड, ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि दोनों ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी? कार्बन की। तो ये आपका ग्रेफाइट में को कन्वर्ट होगा। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया थर्मोडायनेमिक्स ने। थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये आपकी कन्वर्ट होगी। तो देखो, ये तो आपके पास लाखों का आता है, लेकिन ये आपका बहुत सस्ता मटेरियल होता है। तो फिर हमें क्यों डायमंड लेना है? क्योंकि वो तो कभी ना कभी ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। तो ये तो हमें बताया थर्मोडायनेमिक्स ने। लेकिन एक ब्रांच होती है केमिकल केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, जो कि बताता है रिएक्शन की स्पीड के बारे में। और उसने हमें बताया कि डायमंड से ग्रेफाइट जो है, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो है, लेकिन इसको करने में 1000 से 2000 साल आपके लग सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक टर्म्स में हमें सबसे पहले जो पढ़ना है, वो है सिस्टम, उसके बाद सराउंडिंग,
फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों का यूनिवर्स के साथ में क्या रिलेशन है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे बाउंड्रीज क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम क्या होता है। देखो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ग्रीन कलर में, यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स भी है और ग्रीन कलर की बॉटल भी है। तो ये होता है बेटा यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे ये बॉक्स और ये बॉटल ये अपने आप में क्या बना रहा है बेटा, यूनिवर्स बना रहा है। यहाँ पे ये जो बॉटल है, जिस चीज की आप स्टडी कर रहे हो उसको आप क्या बोलते हो, सिस्टम। और यहाँ पे ये जो रेस्ट ऑफ एरिया है, बॉटल को छोड़ के ये जो बाकी का एरिया है, उसको आप क्या बोलते हो, सराउंडिंग। तो ये जो बाकी का एरिया है और ये जो बॉटल है, ये दोनों आपस में मिला के क्या बना देगी बेटा, यूनिवर्स बना देगी। तो सुनना, सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स। देखो बेटा, इस यूनिवर्स का वो वाला पार्ट या फिर स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। देखो जिस भी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो, या फिर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में रखा है, उसको आपने क्या बोला, उसको आपने बोल दिया बेटा वो एक सिस्टम होता है। और बेटा सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में जो बाकी बचा हुआ पार्ट जो कि ग्रीन पोर्शन में दिखा के रखा है, वो होता है आपके पास सराउंडिंग। तो सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। इस सिस्टम को छोड़ के ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है, उसको आप क्या बोलते हो बेटा, सराउंडिंग। अब देखो इसको यहाँ पे भी मैंने दिखा के रखा है कि मान लो ये है आपके पास यूनिवर्स, ये जो बॉक्स है आपके पास यूनिवर्स है, और ये वाला जो पोर्शन है ये है आपके पास सिस्टम। तो सिस्टम को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। और सिस्टम के अलावा ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है यूनिवर्स का, उसको आपने क्या बोल दिया, सराउंडिंग बोल दिया। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इन प्रैक्टिकल, सराउंडिंग इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है वो चेक करना, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से। जैसे आपके पास यहाँ पे टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, और यहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, समझ में आएगी। यहाँ पे आपके दो तीन फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अभी ये जो टीचर है, ये आपके पास क्या हुआ, ये आपका हो गया सिस्टम। मेरी बात समझ में आएगी। और यहाँ पे जो सराउंडिंग है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे बेटा, सराउंडिंग बोलोगे। तो बेटा इसके अलावा जो सराउंडिंग में हो सकता है, वो तो चाइना भी हो सकता है, वो आपका अमेरिका यूएसए भी हो सकता है, वो आपका नेपाल भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। तो इसके अलावा सराउंडिंग तो ये सारे हो सकते हैं ना, लेकिन ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। जो सर पढ़ा रहे हैं उससे आपका चाइना यूएसए नेपाल कैसे इफेक्ट हो गया। तो सराउंडिंग किसको बोलेंगे, सराउंडिंग वो पार्ट होता है जो कि सिस्टम के डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में रहता है। जो सिस्टम के इन्फ्लुएंस में रहता है, उसको आप क्या बोलते हो, सराउंडिंग कहते हैं। मेरी बात समझ में आएगी। अगर आपको नहीं आई है तो सिर्फ आप इतना भी याद रख सकते हो कि सिस्टम क्या हो, सराउंडिंग क्या होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। और बेटा यूनिवर्स किस किस चीज़ों को मिला के बनता है, एक सिस्टम और दूसरा बेटा सराउंडिंग को मिला के बनता है। सिस्टम और सराउंडिंग को देखने के बाद अगली हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है बाउंड्री। देखो बाउंड्री क्या होता है, अभी मैं आपको जनरली बता देता हूँ। देखो हमने अभी यहाँ पे देखा कि अगर ये एक यूनिवर्स है, तो ये हमारे पास क्या हुआ करता था, ये सिस्टम हुआ करता था, और ये हमारे पास क्या हुआ करता था, सराउंडिंग हुआ करता था। तो अब यहाँ पे चेक करना, अगर ये है बेटा सिस्टम और ये है बेटा आपके पास सराउंडिंग, तो मैंने क्या बोला था, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, या तो हीट या फिर एनर्जी का क्या पढ़ेंगे हम बेटा, एक्सचेंज पढ़ेंगे। लेकिन वो कहाँ से होता है, वो होता है बेटा थ्रू बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है बेटा, बाउंड्रीज से होता है। तो इसीलिए बाउंड्रीज को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो इसको बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे अगर चाय गर्म है या ठंडी है, आप उसको कैसे चेक करते हो, आप उसको यहाँ पे साइड में टच करके ही चेक कर सकते हो ना। ऐसे तो नहीं उसमें उंगली डालते हो कि चाय गर्म है या ठंडी है। तो आप उसको इस साइड में बाउंड्रीज चेक करते हैं। तो इसीलिए बाउंड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए चेक करते हैं। एनी एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो भी बेटा सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, ये वाला जो पोर्शन होता है उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, बाउंड्रीज बोलते हैं। अब देखो बेटा, जो बाउंड्री होता है वो जनरली हमारा तीन तरह से क्लासीफाई होता है। सबसे पहली होती है रियल एंड इमेजिनरी, दूसरा होता है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री, और तीसरा होता है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या लिख के रखा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, टेक्स प्लेस थ्रू द बाउंड्रीज। मेरी बात समझ में आ गई। अब चलिए इसको एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री।
देखो जैसे मान लो ये चाय का कप है, ये जो साइड की इसकी वॉल्स है, ये आपके पास होती है बेटा रियल बाउंड्री, क्योंकि ये आपका एक सिस्टम है। सिस्टम को जो आपकी फिजिकल टच से आप उसको छू सकते हो उसको बोलते हैं रियल बाउंड्री। लेकिन आप यहाँ पे देखते हो ऊपर, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे आपके पास क्या है, चाय रखी है। तो इनको ये जो ये वाला पॉइंट सेपरेट कर रहा है, एयर और चाय को जो पॉइंट सेपरेट कर रहा है उसको बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। देखो आप इसको फील नहीं कर सकते, आप जैसे इसको टच कर सकते हो लेकिन इतना वो नहीं है कि यहाँ पे फील ही कर पाओ, तो इसको बोलते हैं बेटा इमेजिनरी बाउंड्री और इसको बोलते हैं रियल बाउंड्री। ए रियल और इमेजिनरी लेयर सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ये दोनों ही क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट आउट करती है। तो सुनना अगला यहाँ पे क्या लिखा है, अलाउ अस टू कंट्रोल कीप ट्रैक ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, और यहीं से हम मैटर या फिर एनर्जी का एक्सचेंज पढ़ सकते हैं। दूसरी तरह की हमारे पास जो बाउंड्री है वो है फ्लेक्सिबल और रिजिड बाउंड्री। सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। देखो यहाँ पे क्या है, एक बीकर है जो कि यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, और जो पिस्टन है वो एक मूवेबल पिस्टन है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे आप, फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज बोलेंगे। क्योंकि ये आपका नीचे को करोगे तो उसको बोलेंगे ये कंप्रेस हो गया, और बेटा अगर आप इसको ऊपर को खींचोगे तो आप बोलोगे एक्सपैंड हो गया। तो ये मूवेबल पिस्टन है, इसीलिए इसको क्या बोला आपने, फिक्स बाउंड्रीज बोला। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिलेंडर दिया है। देखो सिलेंडर में अगर ये फुल भी है तो भी इसकी बाउंड्री फिक्स है, लेकिन अगर मान लो ये खाली भी हो गया तो ऐसे थोड़ी है कि आप इसको सिलेंडर को पिचका के इतना सा बना के आप इसको जेब में लेकर जाते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज जो है वो रिजिड है। अगर ये खाली भी है तो भी आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो ये होता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री और ये होती है बेटा रिजिड बाउंड्री। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास जो बाउंड्रीज है वो है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। देखो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो जैसे कप है, कप के थ्रू आपकी एनर्जी का लॉस जो है वो बहुत आराम से हो सकता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे चाय है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी का लॉस जो है वो कर सकता है, क्योंकि इसकी कौन सी बाउंड्री है, ये कंडक्टिंग बाउंड्री है। लेकिन अगर यहाँ पे थर्मस फ्लास्क है तो यहाँ पे हीट का आना और हीट का जाना दोनों ही मना है, दोनों ही यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है। यहाँ पे हीट नहीं आती है, ना ही हीट यहाँ से बाहर जाती है। तो इसको बोलते हैं डायथर्मिक और इसको बोलते हैं एडियाबैटिक सिस्टम इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हीट का आना जाना चलता है, मतलब ये कंडक्टिंग होती है, और यहाँ पे हीट का आना जाना नहीं है, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज है। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज को पढ़ने के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखो सिस्टम हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। इसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे एक ओपन कप लेके रखा है चाय का, दूसरे में मैंने एक क्लोज कप लिया है चाय का, और तीसरे में मैंने चाय को किस में डाला है, थर्मस फ्लास्क में डाला है। सबसे पहले हम देखेंगे इनको मैटर के एक्सचेंज के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या है, जब कप खुला है, इस पे कोई भी ढक्कन नहीं लगा है, तो यहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा है, और वाटर अपने आप में एक मैटर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि सर यहाँ पे मैटर का लॉस हो रहा है। लेकिन अगले दो में क्या है, ढक्कन बंद है, तो इसीलिए यहाँ पे मैटर का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ढक्कन लगा है तो मैटर आपका बाहर नहीं निकल सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी ढक्कन लगा है तो यहाँ पे भी मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो मैटर के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। लेकिन अगर आप एनर्जी के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों क्या है बेटा, कंडक्टिंग बाउंड्री है। तो कंडक्टिंग बाउंड्रीज की वजह से यहाँ पे हीट या फिर एनर्जी का एक्सचेंज दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा और यहाँ पे भी एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे चेक करना आप ध्यान से, ये एक ऐसी बाउंड्री है जहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ना तो एनर्जी अंदर जाती है और ना ही अंदर की एनर्जी बाहर आती है, तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ सिस्टम, जो कि होता है ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस पूरे चैप्टर में हमें टाइप का सिस्टम पढ़ना है वो है बेटा क्लोज सिस्टम। और इस क्लोज सिस्टम के अंदर चाय नहीं पड़ी होगी, तो क्या पड़ा होगा, वो होगी बेटा आपकी आइडियल गैस पड़ी होगी। मेरी बात समझ में आएगी, आइडियल गैस होगी, और ये बाउंड्री कौन सी होगी बेटा, ये बाउंड्री होगी कंडक्टिंग बाउंड्री। तो एग्जैक्टली हमें यही चीज पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में, लेकिन इसकी जगह यहाँ पे क्या होगी, आपके पास आइडियल गैस होने वाली। मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टेट ऑफ सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो इसको बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो यहाँ पे एक बच्चा है जिसकी स्टेट के बारे में, ठीक है, वो किस कंडीशन में है उसके बारे में हमें क्या क्या चीजें बताती है।
सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो सैड है, क्या वो हैप्पी फील कर रहा है, क्या वो इमोशनल है, समझ में आ गई, क्या वो स्लीपी फील कर रहा है, समझ में आ गई। ये कुछ एक पैरामीटर्स जो है ये डिसाइड करते हैं कि आपका बच्चा जो है वो किस स्टेट में है, समझ में आ गई मेरी बात। सिमिलरली हमने क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ना है हमें? क्लोज सिस्टम हमें पढ़ना है। और इस क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा बेटा? इस क्लोज सिस्टम के अंदर होगी आइडियल आइडियल गैस होगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो हमें क्या पता करना है, इस क्लोज सिस्टम कौन सी हालत में है, समझ में आ गई। ये क्लोज सिस्टम कौन सी हालत में है, कौन सी स्टेट में है, उसके बारे में हमें पता करना है। तो उसी को ही क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है सर, हमें इसकी स्टेट के बारे में स्टडी करना है, लेकिन हमें बताएगा कौन इसकी स्टेट के बारे में? इसकी स्टेट के बारे में जो हमें बताएगा वो है बेटा स्टेट वेरिएबल्स। कुछ एक चीजें ऐसी होगी जो हमें सिस्टम के स्टेट के बारे में बताएगी, और वो कौन होगी बेटा? स्टेट वेरिएबल। देखो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आइडियल गैस। और आइडियल गैस के जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, जो कि आइडियल गैस की हालत के बारे में हमें बताता है, वो है बेटा प्रेशर, वो है वॉल्यूम, वो है टेम्परेचर, और वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, जस्ट लाइक देयर इज अ स्टेट ऑफ आवर माइंड, जैसे हमारे दिमाग की भी कोई स्टेट होती है, हैप्पी, सैड, स्लीपी या फिर एक्साइटेड, सिमिलरली बेटा सिस्टम की भी एक स्टेट होती है। तो जो आप आइडियल गैस पढ़ रहे हो उसकी भी कोई ना कोई स्टेट पॉसिबल होती है। अब देखते हैं जरा स्टेट ऑफ सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो सुनना, सिचुएशन इन विच सिस्टम इज प्रेजेंट। अच्छा, वो वाली सिचुएशन जहां पे आपका सिस्टम प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम। मेरी बात समझ में आ गई। इन थर्मोडाइनमिक्स वी स्टडी अबाउट आइडियल गैस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि थर्मोडाइनमिक्स में क्या पढ़ेंगे? एक क्लोज सिस्टम, और उस क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगी बेटा? आइडियल गैस होगी। और सुनना मेरी बात को ध्यान से, देखो, इन थर्मोडाइनमिक्स वी विल स्टडी अबाउट द आइडियल गैस प्रॉपर्टी विच डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। देखो, वो वाली प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम के स्टेट के बारे में बताती है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स। मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है बेटा? सिस्टम के स्टेट के बारे में पढ़ना है। और वो कौन बताएगी? वो बताएगी हमें थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स। तो सुनना, प्रॉपर्टीज विच डिफाइन द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, जो कि सिस्टम की स्टेट के बारे में बताता है, उसको आप क्या बोलते हो बेटा? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। या फिर इसको थर्मोडाइनमिक वेरिएबल या फिर थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज, अलग अलग नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। दूसरी बात क्या है बेटा? सुनना, फॉर आइडियल गैस। अब देखो, क्योंकि हम आइडियल गैस का सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सुनना, फॉर आइडियल गैस प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन्ड बाय 4 वेरिएबल्स। ठीक है, आइडियल गैस की जो स्टेट के बारे में बताता है वो 4 वेरिएबल है। सबसे पहले बेटा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल किसके स्टेट वेरिएबल है? ये आपके स्टेट वेरिएबल होते हैं बेटा आइडियल आइडियल गैस के स्टेट वेरिएबल होते हैं। मेरी बात समझ में आएगी। जैसे कि बेटा यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे कोई एक आइडियल गैस है। अब यहाँ पे इसका जो मास है वो है मान लो 2 kg, टेम्परेचर है बेटा 25 डिग्री, और बेटा वॉल्यूम यहाँ पे कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आएगी। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो? 1 मिलीलीटर भी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इतनी वॉल्यूम दी है। अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो, मास तो इतना ही रहा, टेम्परेचर इतना ही रहा, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर गई। वॉल्यूम इंक्रीज करने का क्या मतलब है? पहले इतनी वॉल्यूम थी, अब देखो यहाँ पे इतनी वॉल्यूम होगी। तो जब इनमें से कोई भी वेरिएबल चेंज होता है तो आपके पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुनना, अगर कोई भी थर्मोडाइनमिक वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो आपकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट यही है, इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज चेंज सिस्टम। ठीक है, इफ एनी ऑफ दी, सुनना बात को ध्यान से, इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टी चेंज स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी चेंज। अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो हम ये बोलेंगे कि आपका स्टेट भी चेंज हो चुका है। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि ऑफ सिस्टम को स्टेट ऑफ सिस्टम को स्टेट वेरिएबल्स बताते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बताते हैं। और ये जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये अपने आप में दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। तो जनरली तो हमने आइडियल गैस पढ़ा है। जो आइडियल गैस है उसमें स्टेट वेरिएबल कौन होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। लेकिन अगर कोई आइडियल गैस नहीं है तो इससे ज़्यादा होते हैं स्टेट वेरिएबल। और वो किस किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? सबसे पहले होता है बेटा स्टेट फंक्शन, और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। चलिए चेक करते हैं जरा स्टेट फंक्शन कौन से स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। देखो, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। उनको रास्ते से या फिर पाथ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। उनको सिर्फ अपने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से लेना देना होता है।
जैसे कि यहाँ पे लिख के रखा है दो स्टेट वेरिएबल विच डिपेंड ओनली ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट का क्या मतलब है, इनिशियल या फिर फाइनल स्टेट, बट डोंट डिपेंड ऑन द पाथ या फिर मैकेनिज्म फॉलोड बाय द सिस्टम टू अचीव द फाइनल स्टेट। ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, इनको पाथ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात क्या होती है कि स्टेट फंक्शन जो होते हैं इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बेटा ई मतलब इंटरनल एनर्जी, एच मतलब एंथैल्पी, एस मतलब एंट्रोपी। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो इसकी थोड़ी फील दिलवाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे हैं, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, तो उसके मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल है वॉल्यूम का। अगर मैंने आपको एक ग्लास दिया है जिसमें 200 ml का वाटर है, और मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 200 से आपने कितना बनाना है, यहाँ पे आपने बनाना है 700 मिलीलीटर। तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आपको करना है वो कैसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे लिखा है वाटर कैन बी एडेड थ्रू टैप। आप नलके से भर सकते हो, ट्यूबवेल से भर सकते हो, या फिर आप बारिश में भी रख सकते हो। हमें तो क्या मतलब है, हमें इनिशियल और फाइनल से मतलब है। जो खाली गिलास था हमें उसको भरने से मतलब है, ये नहीं हमें मतलब कि वो कैसे आया कहाँ से लाए। बस हमें ये है कि आपको गिलास को भरना है। दूसरा है टेम्परेचर का। मान लो आपके पास कोई एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है बेटा 25 डिग्री, और आपको 25 डिग्री से ये कितना पहुंचाना है बेटा, 50 डिग्री पहुंचाना है। तो ये मतलब नहीं होता कि आप इसको कैसे पहुंचाओ। आप इसको गैस पे रखो, आप इसको सनलाइट में रखो, आप इसको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रॉड लगा के रखो, या फिर आप इसको कैंडल के ऊपर रख दो, हमें ये कोई मतलब नहीं है। हमें तो जस्ट टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट से ही मतलब था। फाइनली यहाँ पे मैंने क्या रखा है, प्रेशर। अगर आपको प्रेशर 0.1 एटीएम से 1 एटीएम तक पहुंचाना है, तो आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट देखनी है ना सिर्फ। आपको वो मतलब नहीं होना चाहिए कि आपने प्रेशर कहाँ से लगाया, आपने इलेक्ट्रिक पंप लगा के लगाया, या फिर आपने मुंह से हवा भरी, या फिर आपने मैकेनिकल पंप से भरा। तो स्टेट फंक्शन वो होते हैं सिर्फ जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड होते हैं, इनको पाथ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात, इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेट फंक्शन हमारे पास आता है पाथ फंक्शन। देखो पाथ फंक्शन क्या होता है, ये वो फंक्शंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करती है, लेकिन कौन से पाथ से वो जा रहा है, किस पाथ से वो चेंज हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे पॉइंट ए पे हो और आपको पॉइंट बी पे जाना है, तो आप फर्स्ट पाथ ले रहे हो, आप बेटा सेकंड पाथ ले रहे हो, या फिर आप थर्ड पाथ ले रहे हो। तो इन तीनों में जो काम है वो अलग अलग करना पड़ेगा। देखो सबसे ज़्यादा जो वर्क, जैसे मान लो थर्ड पाथ आपका मैं थोड़ा घुमा के रखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन जो है वो थर्ड पाथ में करना पड़ेगा। उसके बाद जो वर्क डन है वो ऐसा फर्स्ट पाथ में करना पड़ेगा, और सबसे कम वर्क डन जो है वो पाथ सेकंड में करना पड़ेगा। तो आप क्या चेक कर रहे हो, जो वर्क डन है वो अलग अलग रास्ते पे भी डिपेंड करता है, और उसकी इनिशियल और फाइनल की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो इनको बोलते हैं बेटा पाथ फंक्शन। तो चलिए चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करता ही है स्टेट फंक्शन की तरह, लेकिन अब सुनना, ऑफ द सिस्टम एज वेल एज पाथ ऑफ द मैकेनिज्म। पाथ या फिर मैकेनिज्म पे फॉलोड बाय द सिस्टम, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये इनिशियल और फाइनल के साथ साथ उसके पाथ पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रास्ता वहाँ पे ले रहा है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो उसी चीज़ों को बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो चलिए इसको एक बार दोबारा रीड कर देते हैं। Properties of the system which depend upon the initial and final state of the system as well as path or mechanism followed by the system to achieve the final state of the path function। तो मैंने वही बताया कि इनिशियल और फाइनल पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन वो पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या है कि पाथ फंक्शन कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। पाथ फंक्शन को बेटा आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वर्क डन और हीट। पाथ फंक्शन आपके सिर्फ दो ही होते हैं, इनके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं बेटा, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो कभी भी आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में पूछें तो आपको सिर्फ पाथ फंक्शन याद करना है, बाकी इसके अलावा स्टेट फंक्शन सारे ही होते हैं। अब देखो पाथ फंक्शन को बताने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके रखा है। मान लो कोई एक इंसान जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जा रहा है, और यहाँ पे भी एक दूसरा इंसान जो है वो भी अपनी उसी स्टेट को जा रहा है, लेकिन इसने जो रास्ता लिया वो लिया एलिवेटर के थ्रू। ठीक है, एलिवेटर के थ्रू का क्या मतलब है, लिफ्ट ले रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये क्या ले रहा है, सीढ़ियाँ ले रहा है। तो यहाँ पे इसको जो काम करना पड़ेगा वो कम है, लेकिन इसको जो काम करना पड़ेगा वो ज़्यादा है। तो इसका वर्क डन लेस है और इसका वर्क डन ज़्यादा है।
तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग पाथ पे, क्योंकि ये है पाथ ए और ये है पाथ बी, तो दोनों के पाथ से वर्क डन अलग अलग होता है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को समझने के बाद हमें अब चेक करना है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कितनी तरह की होती है, ये हमने अब चेक करना है। देखो, हमने क्या चेक किया था कि अगर कोई सिस्टम किसी स्टेट वन पे है तो वहां पे उसकी स्टेट करने के लिए कोई भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या फिर मोल में हमें चेंज करना होगा, और अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है तो हमारे पास एक नया सिस्टम बनता है। तो यहाँ से यहाँ जाने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। समझ में आ गई? तो वो प्रोसेस जहाँ पे आप एक सिस्टम से दूसरे टाइप के सिस्टम को कन्वर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पे ये चेक करते हैं, व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट द ऑपरेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को चेंज करते हैं या फिर इनकी स्टेट को चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब यहाँ पे चेक करना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, और ये आप जो प्रोसेस करोगे या तो वो एक्सपेंशन की फॉर्म में होगा, एक्सपेंशन का क्या मतलब है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, या फिर वो हो जाएगा बेटा कंप्रेशन की फॉर्म में, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। अभी इसको हम आगे देखने वाले हैं वर्क डन में, तो अभी के लिए सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ। देखो, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती है वो सबसे पहली होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद होती है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे हम बहुत बहुत जगह देखने वाले हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक है या फिर सो ऑन। सबसे पहली जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे पास आती है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे मोल तो हमेशा सबके लिए ही कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मोल यहाँ पे कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि वो सबके लिए कांस्टेंट है, क्योंकि क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते हैं। तो अगर है आइसोथर्मल तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है। तो सुनना, वो वाले सिस्टम जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है या फिर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, वो क्या होता है, T2 माइनस T1। तो बेटा जितना T1 होता है उतना ही तो T2 होता है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर भी और फाइनल टेम्परेचर भी सेम है, तो उन दोनों को माइनस करके आंसर कितना आने वाला है, जीरो। तो एक टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर डेल्टा टी जीरो है, वो दोनों एक ही बात है। तो दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट या फिर चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो आर नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे लिख के रखा है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। पूरी प्रोसेस के दौरान आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी या फिर हीट का एक्सचेंज अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है हीट इज एक्सचेंज विद सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट या फिर एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी है, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर वेरिएबल। तो देखो, सुनना मेरी बात को, हमने क्या बोला, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं स्टेट वेरिएबल, या फिर स्टेट वेरिएबल किसके, आइडियल गैस के लिए। मेरी बात समझ में आ गई, ये आइडियल गैस के लिए स्टेट वेरिएबल्स होते हैं कौन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर बेटा टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है तो आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों वेरी करेगा, ये दोनों ही चेंज करेगा। तो मैंने आपको तीसरा पॉइंट भी बता दिया है। अब नेक्स्ट बात आती है फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सुनना, देखो, अगर है आपके पास आइडियल गैस, आइडियल गैस कहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उसकी बेटा इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा एच एंथैल्पी ये दोनों ही चेंज नहीं होती है। क्यों, क्योंकि देखो इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर का फंक्शन होती है और एंथैल्पी भी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और एंथैल्पी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एंथैल्पी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ने वाली है। तो इस बात का आपने ध्यान देना है। बाकी ये होता क्या है इसको हम आगे थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद नेक्स्ट हमने करना है आइसोबारिक प्रोसेस। देखो, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसो और बारिक, सुनना, आइसो का क्या मतलब होता है, सेम। बारिक का क्या मतलब होता है बेटा, प्रेशर। ठीक है, क्योंकि बार जो है प्रेशर की यूनिट है। तो अगर एंटायर प्रोसेस में या फिर एंटायर स्टेट जब आप चेंज कर रहे हो
तो आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, या फिर चेंज इन प्रेशर मतलब P2 माइनस P1 ये कितना रहता है, ये आपके पास 0 रहता है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Isobaric processes are those processes in which pressure of system during entire process remain constant। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस में आपका जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, या फिर डीपी आपका 0 रहता है, चेंज इन प्रेशर नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर आर वेरिएबल। तो सुनना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये मैंने आपको 3 ही बताए हैं आइडियल गैस के लिए, जो कि स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी करता रहेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोसेस इन ओपन सिस्टम इज ए आइसोबारिक प्रोसेस। अगर आप कुछ भी ओपन सिस्टम में काम कर रहे हो, ओपन सिस्टम में काम कर रहे हो, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं बनने वाला है। और इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को भी बोलते हैं बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे। आइसोबारिक के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आती है आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट हो जाती है। तो वॉल्यूम मेरे पास क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट हो जाती है, या फिर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होता है मेरे पास, V2 माइनस V1 ये मेरे पास क्या आता है 0। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम होती है वही आपके पास फाइनल वॉल्यूम भी होती है। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना आता है बेटा, 0 आता है। तो चलिए चेक करते हैं जरा क्या बोलता है ये। सुनना, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे डीवी क्या हो जाएगा 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल, और मैंने आपको अभी भी बताया था कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यही 3 चीजें होती है स्टेट वेरिएबल। किसके लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए। तो अगर बेटा वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है तो कौन वेरिएबल होगा, एक प्रेशर और एक आपके पास टेम्परेचर। तीसरी बात यहाँ पे क्या लिखी है, वर्क डन जो होता है वो आपके पास 0 हो जाता है। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। और बेटा अगर यही 0 हो जाएगा तो आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, वो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। ये सिर्फ आपने याद रखनी है, इसको हम अभी आगे डिराइव करेंगे। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आएगा, किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में। अच्छा, आप किस चीज को आइसोकोरिक प्रोसेस समझ सकते हो, अगर आप कोई भी काम एक क्लोज कंटेनर में करा रहे हो तो यहाँ पे बेटा वॉल्यूम का चेंज जो है आप नहीं कंसीडर कर सकते। मान लो आप एक सिस्टम को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट किस में कर रहे हो, एक क्लोज सिस्टम में कर रहे हो। तो अगर ढक्कन बंद है तो इसमें वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी चीज बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए क्लोज कंटेनर को, सुनना, प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम इज कंसीडर्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ में आएगी? तो अगर किसी भी चीज को आप बंद बंद ढक्कन करके कर रहे हो तो उसको आप आइसोकोरिक प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल के साथ साथ हीट का आना जाना, देखो हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हीट का आना जाना भी बिल्कुल 0 होता है। हीट नहीं अलाउ होती है, ना तो वो अंदर जाती है ना ही अंदर की हीट बाहर आती है। तो यहाँ पे क्या लिख के रखा है, हीट डू नॉट एंटर, ना ही इस सिस्टम के अंदर हीट एंटर कर रही है, ना ही इस सिस्टम की हीट यहाँ से बाहर आ रही है। तो इसी चीज को हमने क्या बोला था, इसी चीज को हमने बोला था सर ये है नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज है। नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज जो होती है, ना तो वो हीट को अंदर जाने देती है ना ही अंदर की हीट को बाहर आने देती है। तो चलिए चेक करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे हीट का चेंज मैं कभी भी नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हीट क्या है बेटा, पाथ फंक्शन है, और वो इनिशियल और फाइनल के साथ साथ किस पे डिपेंड करती है, हीट पे भी डिपेंड करती है। इसीलिए मैं इसको डेल्टा क्यू कभी भी नहीं लिखता हूं, क्योंकि डेल्टा किसके लिए लगाते हैं, चेंज किसके लिए लगाते हैं, ये लगाते हैं स्टेट फंक्शंस के लिए, जो कि बेटा इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है क्यू जो है आपका पाथ पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम डेल्टा क्यू नहीं लिखते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। Adiabatic process are those process in which no exchange of heat between system and surrounding takes place during the entire process। पूरी प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का आना जाना बिल्कुल 0 माना जाता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या करता है, वेरी करता है। तो बेटा प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये तीनों चीजें क्या कर सकती है, ये वेरी कर सकती है। कब, जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। देखो तीसरी बात यहाँ पे क्या देख के रखी है, द सिस्टम इज आइसोथर्मली
इंसुलेटेड बाय कीपिंग द सिस्टम इन इंसुलेटेड कंटेनर। ठीक है, तो इसका नॉर्मली आप इंग्लिश से समझ भी सकते हो कि आप इसको इंसुलेट करके रखते हो। इंसुलेट का क्या मतलब है, अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीट अंदर नहीं आने वाली है। तो ये होती है आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ पे हीट का आना जाना बिल्कुल ज़ीरो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। लास्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे पास आती है, वो है साइक्लिक प्रोसेस। देखो साइक्लिक प्रोसेस वो होती है जहाँ पे आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे एक दो ग्राफ मैंने दिए हैं, सबसे पहला ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक कर्व दिया है जहाँ पे ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जा रहा है और बेटा सी पॉइंट के बाद सीधा ए पॉइंट पे जा रहा है। मतलब आपके पास इनिशियल और बेटा फाइनल, ये दोनों ही पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट सेम है। सिमिलरली मैं आपको दूसरा कर्व बताता हूँ। यहाँ पे ये पहले गया ए से बी में, फिर गया बी से सी में, फिर गया सी से डी में और फिर गया बेटा डी से ए में। तो यहाँ पे भी क्या है, इनिशियल पॉइंट भी है ए और बेटा फाइनल पॉइंट भी है ए। तो ये दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक का क्या मतलब है कि ए से ही स्टार्ट हुआ और ए पे ही खत्म हो गया। तो चलिए चेक करते हैं। व्हेन ए सिस्टम अंडरगो ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, तो देखो अलग अलग प्रोसेस इसने की या नहीं की, ठीक है, एंड फाइनली रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट, इट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तो उसी को आप क्या बोलते हो, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हो। अच्छा दूसरी बात, इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन ऑल द स्टेट फंक्शन। देखो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन कौन होते हैं, हीट और वर्क डन को छोड़ के बाकी सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। वहाँ पे जो चेंज आता है, वहाँ पे चेंज कितना आता है, जीरो का चेंज आता है। क्यों, क्योंकि आपका इनिशियल और बेटा फाइनल पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो आपके पास कोई चेंज आया ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिख के रखा है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, एंथैल्पी का चेंज जीरो, प्रेशर का चेंज जीरो और टेम्परेचर का चेंज भी जीरो होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है और जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उनमें चेंज बिल्कुल जीरो आता है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।